बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 11 साउंड के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेस। कि हमारे पास मैटर तीन किस्म के होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इनमें जो साउंड ट्रैवल करता है वो सॉलिड में क्यों फास्टली ट्रैवल करता है लिक्विड और गैसेस की निस्बत। तो इसमें बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, साउंड की स्पीड उस पर डिपेंड कर रही होती है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एनर्जी जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान गैप सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है, गैसेस में और ज़्यादा होता है। तो इस वजह से गैप ज़्यादा होने की वजह से वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र वाला मैटर है वो लिक्विड और गैसेस में स्लो होता है सॉलिड की निस्बत। आप ये इस एनिमेशन में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ऐड की है। यहाँ पर जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स को ये छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स की सूरत में दिखाया गया है, तो इनके दरमियान गैप कम होता है। जब गैप कम है तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र करने में उन्हें देर नहीं लगती। तो इस वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं लिक्विड और गैसेस की निस्बत। अब देख सकते हैं दूसरे नंबर पे लिक्विड आ रहे हैं क्योंकि उनके दरमियान गैप सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। सबसे ज़्यादा गैप गैस में होता है, तो इस वजह से जो साउंड ट्रैवल करता है गैस में सबसे फास्टली तो और सबसे स्लोली और सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है साउंड। दूसरा हमारे पास इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। कि हम कैसे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो दो साउंड हैं जिनकी लाउडनेस सेम है उनके दरमियान हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। यानी कि दो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी लाउडनेस सेम है, तो हमें उनके दरमियान फ़र्क कैसे मालूम हो जाता है। तो एक करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जिसको हम कहते हैं वो क्या चीज़ है, सेम साउंड जो होता है ना लाउडनेस का, वो क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, उनके साउंड की क्वालिटी क्या है। तो बेसिकली साउंड की वो क्वालिटी जिस पे सेम लाउडनेस हो हम उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एट ए टाइम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स सेम लाउड पे वाइब्रेट कर रहे हो तो हमें उनकी वाइब्रेशन के ज़रिए से इतना मालूम हो जाता है कि ये साउंड किस चीज़ का है, ये आवाज़ किस चीज़ की है। वो बेसिकली क्वालिटी की वजह से होता है। जैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं तो एक अगर हम रूम के बाहर खड़े हैं और रूम के अंदर एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं, उनकी लाउडनेस सेम है, तो हमें ये मालूम हो जाता है कि ये वाली आवाज़ लड़के की है और ये वाली लड़की की है। और अगर इसके बरक्स हम ये चलें कि दो हों और दोनों के दोनों वो मेल हैं, लड़के हैं, वो जब बात कर रहे होते हैं तो तब भी हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि ये दो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। तो वो बेसिकली क्वालिटी की बेस पे होता है। यहाँ पर हमने डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्लोइट है, ये इंसान की आवाज़ है और वायलिन है, ये सेम एम्पलीट्यूड पे वॉइस जनरेट कर रहे हैं। ये आपको इनके जो ग्राफ हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनकी जो अगर सेम एम्पलीट्यूड पे ये वॉइस इनकी जो है वो एमिट हो, जो इनका साउंड है, तो वो हमें पता चल जाता है कि ये वाली आवाज़ ट्यूनिंग फॉर्क की है, ये वाली फ्लूइड की है, ये जो आवाज़ है वो इंसान बोल रहा है और ये वायलिन बज रहा है। बेशक एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो ये बेसिकली क्वालिटी वो फैक्टर होता है जिसकी बेस पे हमें सेम लाउडनेस के दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइब्रेटिंग मोबाइल फोन ऑन वुडन टेबल साउंड्स लाउडर देन हेल्ड इन हैंड, व्हाई। कि अगर हमारे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ हो तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती बनिस्बत उसके कि वही मोबाइल अगर टेबल के ऊपर पड़ा हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो वाइब्रेशन होती है ना वो वाइब्रेटिंग एरिया पे डिपेंड कर रही होती है, सरफेस एरिया पे। तो जब मोबाइल हाथ में होता है तो उस वक्त सिर्फ हमारा हाथ इन कांटेक्ट है मोबाइल के साथ, तो इस वजह से मोबाइल की जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती। लेकिन जब वही मोबाइल टेबल के ऊपर पड़ा होता है तो फिर अब जो मोबाइल के साथ इन कांटेक्ट है सरफेस एरिया है वो पूरे टेबल का एरिया है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो मोबाइल की वाइब्रेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, लाउडर हो जाएगी। तो यही वो रीज़न है, सरफेस एरिया वो रीज़न है कि मोबाइल इन कांटेक्ट था जब हाथ में था
तो उसकी लाउडनेस कम थी, और वही मोबाइल जब टेबल के ऊपर पड़ा है तो उसकी लाउडनेस ज्यादा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग अ मैच इन क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हेयर स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। कि क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच हो रहा होता है उसमें जो बैट्समैन का स्ट्रोक है, अगर वो स्ट्राइक करता है, बॉल को हिट करता है, तो वो जो स्ट्रोक है वो हमें आवाज देर से आती है लेकिन नजर हमें जल्दी आ जाता है। यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हेयर स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, हमें नजर जल्दी आ जाता है लेकिन आवाज देर से सुनाई देती है, तो इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली ये, और जो एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, आसमानी बिजली, तो वो भी हमें जल्दी दिखाई देती है लेकिन उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। दोनों में सेम फेनोमेना है कि बेसिकली दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक स्पीड ऑफ लाइट और दूसरी स्पीड ऑफ साउंड। चाहे बैट्समैन बॉल को हिट करता है या जो लाइटनिंग है वो प्रोसेस है, तो उसमें हम जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर वो फास्ट होती है स्पीड ऑफ साउंड की निस्बत। तो इस वजह से इन दोनों प्रोसेसेस में क्वेश्चन सिर्फ ये है, लेकिन मैंने जाहिर सी बात है कि ये भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है और सेम रीजन है, तो इस वजह से ये डायग्राम भी साथ लगा दी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि दोनों केसेस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन एयर फास्ट होती है स्पीड ऑफ साउंड की निस्बत। तो जब स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है तो इस वजह से हमें लाइटनिंग है या स्ट्रोक है वो नजर जल्दी आएगा। स्पीड ऑफ साउंड स्लो है स्पीड ऑफ लाइट से, तो इस वजह से जो आवाज है बॉल को हिट करने की या जो लाइटनिंग की आवाज है वो हमें देर से सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच इंटेंसिटी लेवल इंक्रीजेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाउडर साउंड इज डबल द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। के इंटेंसिटी लेवल कितना इंक्रीज कर जाएगा अगर इंटेंसिटी जो है लाउडर साउंड की वो डबल हो जाए फेंटेस्ट इंटेंसिटी जो ऑडिबल साउंड की है उससे। यानी कि एक जो हमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है उससे अगर डबल कर दिया जाए इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेसिकली हम इंटेंसिटी लेवल को जिस फार्मूले की मदद से जानते हैं वो है बीटा इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। ये हमारे पास फार्मूला है। अब बीटा 1 इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब हमें कंडीशन क्या बताई गई थी कि जो इंटेंसिटी है लाउडर हो जाए, कितनी हो जाए? डबल हो जाए इनिशियल से। तो हमने आई इक्वल टू 2i कर दिया, तो B2 इक्वल टू 10 log 2i ओवर आई नॉट आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पर हमने 2i पुट कर दिया। यहां पे आपने i प्राइम इक्वल टू 2i कर देना है, क्योंकि i और i इक्वल टू 2i नहीं होता, i प्राइम इक्वल टू 2i होगा। ठीक है, तो B2 इक्वल टू 10 log 2i, i की जगह पर 2i पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इंटेंसिटी लेवल चेक करना है कि कितना इंक्रीज हुआ। तो जो बाद वाला इंटेंसिटी लेवल था उसमें से पहले वाला इंटेंसिटी लेवल माइनस किया, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल टू 10 log 2i ओवर आई माइनस 10 log i ओवर आई नॉट। तो यहां से 10 कॉमन है, तो 10 इंटू log 2i ओवर आई नॉट माइनस log i ओवर आई नॉट आ जाएगा। अब ये जो इंटेंसिटी लेवल होगा, डिफरेंस है इनका, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल आ जाएगा 10। अब ये डिवीजन में है, जो डिवीजन में होता है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होता तो वो एडिशन में कन्वर्ट होता। तो ये log 2i माइनस log i नॉट हो जाएगा, और ये दरम्यान में माइनस है तो log i प्लस log i नॉट। वैसे माइनस log i नॉट आता, लेकिन इस माइनस की वजह से वो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर यहाँ पर ये आपको क्लियर नहीं होता, वैसे तो मैंने जनरली इस वजह से लिख दिया है कि आप इस लेवल पे हैं कि इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो माइनस लॉग ब्रैकेट लगा के माइनस log i माइनस log i नॉट करेंगे, वो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसमें log i नॉट माइनस का है और प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा log 2i माइनस log i। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2i ओवर i। ठीक है,
माइनस में है ना, जिस तरह यहाँ पे डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था, तो आप सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो log 2i ओवर आई हो जाएगा, आई से कैंसिल, तो 10 log 2 आ जाता है, यानी कि 10 इंटू 0.3010, तो ये मल्टीप्लाई होके 3 dB आ जाता है। तो जो साउंड लेवल इंक्रीज करेगा वो कितना इंक्रीज करेगा, 3 डेसिबल इंक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, टू सिंगर्स आर सिंगिंग टुगेदर सिमल्टेनियसली विद इंटेंसिटी लेवल 60 dB ऑफ ईच इन ए हॉल। दो सिंगर्स हैं और वो सिंगिंग कर रहे हैं एट ए टाइम, इंटेंसिटी लेवल कितना है, 60 dB का, 60 डेसिबल है। इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इन द हॉल इज डबल्ड। फर्स्ट ये है कि हॉल में साउंड की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, और दूसरा इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज डबल्ड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड ये दो चीजें अलग अलग हैं, तो ये हमने करना है कि वो डबल होंगी या नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले ये पार्ट हम चेक करते हैं। अब जब साउंड लेवल है वो नॉन लीनियर स्केल है, ठीक है। अगर दो सिंगर्स सिंग कर रहे हैं टुगेदर तो हर एक क्रिएट करेगा इंटेंसिटी लेवल कितना, 60 dB का, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में बताया गया था। अब जो 60 डेसिबल है, ये अगर हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी चेक करें तो वो 1 इंटू 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इतनी कर रहा है 60 dB की, तो ये दोनों मिलकर यहां पर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है। ये जस्ट 60 dB की वैल्यू लिखी है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी 1 इंटू 10⁻⁻6 होती है। ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो जाएगी, फिर कॉमा आ जाएगा, देन टोटल इंटेंसिटी लेवल कितना हो जाएगा, 60 + 60 तो 120 डेसिबल हो जाएगा। तो यस, जो साउंड लेवल होगा वो डबल हो जाएगा। पहले का आंसर आ गया। उसके बाद बी ऑप्शन है। बी पार्ट क्या था, इंटेंसिटी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इंटेंसिटी लेवल चेक कर लेते हैं। हम इंटेंसिटी लेवल को जानते हैं, डेल्टा बी इक्वल होता है 10 log I ओवर I नॉट dB। अब पहले जितनी थी उससे डबल कर दी, इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज डबल। यहां पर डबल हुई है ना, जाहिर सी बात है, 1 इंटू 10⁻⁻6 था तो वो डबल हो गई, 120 डेसिबल हो गई, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 हो गई। तो ये हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻6, और आई की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6, कि आई कंबाइंड इंटेंसिटी है दो साउंड्स की और आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी है। तो ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, डेल्टा बी 10 log 2 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 1 इंटू 10⁻⁻6। आई की वैल्यू आई नॉट से डबल पुट की है, क्योंकि यहां पे हमने इसमें बता दिया था कि इंटेंसिटी लेवल जो साउंड इंटेंसिटी है वो डबल हो जाएगी। तो ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कैंसिल, ये रह जाता है 10 log 2 dB। log 2 की वैल्यू 0.3010 है, मल्टीप्लाई होकर डेल्टा बी इक्वल आ जाता है 3 dB के। थस द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल इंक्रीज 3 डेसिबल्स। जो इंटेंसिटी है साउंड की वो इंक्रीज कर जाएगी, कितना, 3 डेसिबल इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड देन दैट इज इट्स इफेक्ट्स ऑन। अगर पिच साउंड की इंक्रीज कर दी जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाउडनेस ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि पिच के चेंज करने से ये 5 चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने बताना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है, अगर साउंड का पिच इंक्रीज कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है मीडियम पे, वो पिच पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। यानी कि जो साउंड है वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड में ट्रैवल कर रहा है, लिक्विड में या गैस में, वो उस पर डिपेंड करता है, वो पिच पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से पिच इंक्रीज करने से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन था कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी सेम रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ही नहीं करती पिच पे, वो भी मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट डी है, लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है मीडियम पे, वो पिच पे डिपेंड नहीं कर रहा होता।
लाउडनेस ऑफ साउंड पिच पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद लास्ट था वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है अगर हम पिच इंक्रीज कर दें, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था v इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर हम उसमें से देखें तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट में हमने बता दिया था कि वो पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि 1 पिच आ गया लैम्डा। तो पिच और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से वेवलेंथ डिक्रीज करने से जो पिच है वो इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो उसका हमें साउंड सुनाई नहीं देता, इसकी रीजन क्या है? तो ये तो हम 6-7 की साइंस में पढ़ चुके हैं कि जो बॉडीज होती हैं वाइब्रेट करती हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो ये है कि पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें सुनाई क्यों नहीं देता? तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी इस दुनिया के अंदर आवाज़ें मौजूद हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। जैसे कि डॉग्स को बुलाने के लिए एक स्पेशल किस्म की विसल यूज़ की जाती है। तो इस तरह की और कई आवाज़ें हैं। हम कौन सी आवाज़ें सुन सकते हैं? हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो आवाज़ें हैं वो सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं वो हमारे कान सुन सकते हैं। ठीक है, अब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं देती। तो जो पेंडुलम जो साउंड क्रिएट कर रहा है वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है। इस वजह से पेंडुलम का जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल। 2 स्टूडेंट्स हैं और वो टॉक करते हैं स्कूल के कॉरिडोर में। अब उनको सुन सकते हैं आप, लेकिन आप क्लास में उनको सुन सकते हैं, वो क्लास से बाहर हैं कॉरिडोर में और आप क्लास के अंदर मौजूद हैं। आप उनकी आवाज सुन सकते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली इसमें डायफ्रैक्शन का प्रोसेस यूज हो रहा होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें साउंड की, तो साउंड डायफ्रैक्ट कर जाता है, यानी कि डायफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है कि बेंड कर जाना, कॉर्नर्स पे वेव्स का बेंड कर जाना। तो जो साउंड वेव्स हैं वो कॉर्नर पे बेंड कर जाती हैं। इसी वजह से यहाँ पे अगर कोई बात कर रहा है तो इसको आवाज यहाँ पे सुनाई देगी, क्योंकि वेव्स यहाँ से बेंड कर गई इस तरह डायरेक्शन को। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ये आपने 5th की साइंस में पढ़ा है। तो स्ट्रेट लाइन में जब बात करती है तो जाहिर सी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अगर उसने देखना है तो सिर्फ उसको सामने वाला एरिया नजर आएगा। कॉर्नर्स पे बेंड ही नहीं होती लाइट वेव्स, तो इस वजह से कॉर्नर की दूसरी एंड पे खड़ा, यानी कि क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में खड़ा जो 2 बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, उनकी आवाज आपको सुनाई भी उनकी आवाज तो सुनाई देगी लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हाउ डू कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड। कर्टन्स हेल्प कैसे करते हैं साउंड की जो लाउडनेस है उसको कम करने में? तो बेसिकली जो पर्दे हैं ये उनकी बात की जा रही है कि वो साउंड को जो लाउडनेस है उसको कम कैसे कर देते हैं। तो कर्टन्स अब्जॉर्ब करते हैं साउंड को। ठीक है, जैसे आप लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए आपने लाइट का लेज़ली क्यूब की मदद से एक्सपेरिमेंट 9th में एक बताया गया है कि जिसमें लाइट जो होती है वो किसी भी सरफेस से टकराती है तो कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्टर था, कौन सा बेस्ट अब्जॉर्बर था, वो चेक किया था। तो इसी तरीके से जो साउंड वेव्स हैं वो भी अब्जॉर्ब होती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। स्मूथ सरफेस से वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, रफ सरफेस में डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाती हैं। तो ये जो कर्टन्स होते हैं या कारपेट है, इनमें जो साउंड है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो साउंड जो बाहर से आ रहा है, जो रूम के बाहर से साउंड आ रहा है, कर्टन लगे हों तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है, वो उसमें से पास नहीं हो पाता। और रूम के अंदर से भी जो साउंड जनरेट हो रहा होता है तो वो भी कर्टन अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये कर्टन यूज किए जाते हैं जो लाउडनेस होती है वो कम करने के लिए। लाउडनेस क्या होती है कि आवाज़ का ज़्यादा ऊंचा होना। तो जब कर्टन लगा दिए जाएं वो साउंड का अब्जॉर्ब कर लें तो आवाज़ ऊंची नहीं होती। अब
इस लाउडनेस को कम करने के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? कुछ फैक्टर्स हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग एंड साउंड प्रूफिंग, कि वो साउंड कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या साउंड को प्रूफ कितना कर रहा है। साउंड प्रूफिंग से मुराद ये है, जैसे वॉल होती है, दीवार अगर लगा दी जाए तो जाहिर सी बात है, रूम को एक हिस्से से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, दरमियान में कर्टन्स लगा दिए जाए तो यहाँ की आवाज़ उधर जाती है, लेकिन अगर दरमियान में दीवार लगा दी जाए तो फिर यहाँ से वहाँ आवाज़ नहीं जाती। तो इसी तरह दीवार मतलब फुल उसको बंद कर दिया जाए ऊपर तक, छत तक। तो दूसरा हमारे पास मटेरियल है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। डेफिनेटली मैंने आपको कर्टन्स की एग्जांपल दी है, दीवार की एग्जांपल दी है, तो और भी क्या हो सकता है कि कोई भी हम मटेरियल ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से साउंड एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रैवल ना करे। उसके बाद डेंसिटी है और कवरेज है कि कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ कर्टन्स हैं, कर्टन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। उन कर्टन की मदद से हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। ये लास्ट पॉइंट था। तो कर्टन्स हैं बेसिकली, वो हमने बताया था कि क्यों कैसे लाउडनेस को वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू स्टॉप इकोइंग इन ए लार्ज रूम। क्या आप क्या स्टेप्स लेंगे एक लार्ज रूम में इको को ओवरकम करने के लिए। तो इको को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। कैसे स्टेप्स हैं, इको होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इको आपने इस चैप्टर में पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, के साउंड का किसी सरफेस से टकरा कर वापस आना और हमें दोबारा सुनाई देना, तो ये होती है इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अब इको को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इको को हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब जो रूम होता है बड़ा, उसको इको को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, कवर द फ्लोर, फ्लोर को कवर कर देते हैं, ठीक है। किस चीज से, कारपेट्स एंड रग्स डू मोर देन प्रोवाइड सॉफ्ट पैडिंग फॉर योर फीट, कि फ्लोर को हम कवर करें, किस चीज से करें, कारपेट से कर दें या सॉफ्ट पैडिंग की मदद से। उससे क्या होगा कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा कारपेट में या सॉफ्ट पैडिंग में। दूसरा हम काम क्या करें, कवर द वॉल्स एंड विंडोज, वॉल एंड विंडो कवरिंग, कवर द वॉल्स एंड विंडोज, वॉल्स एंड विंडोज को कवर कर दें। किस चीज से कवर करें, वॉल एंड विंडो कवरिंग्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ विंडो ग्लास एंड हार्ड वॉल सर्फेसेस। जो हार्ड वॉल सर्फेस होती है, स्मूथ सर्फेस है, वहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो सकता है। वहां पे आप कर्टेन लगा दें या और ऐसा कोई रफ मटेरियल लगा दें जो कि जिसकी वजह से साउंड डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो इको प्रोड्यूस नहीं होने देता। इसी तरह जो विंडोज होती हैं उनके आगे हम कर्टेन्स लगा दें तो उसकी मदद से भी जो इको है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद फिल रूम्स विद फर्निशिंग, जाहिर सी बात है खाली रूम होगा तो आवाज़ जाएगी, सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन जब फर्निशिंग, फर्नीचर रख दें, टेबल रख दें और कोई चीज़ें ऐसी रख दें, लॉकर रख दें, तो वो साउंड जो है वो जब जाएगा तो वो इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाता है। जाहिर सी बात है उसे सिंगल सरफेस से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता, तब वो चेयर से, टेबल से रिफ्लेक्ट होता है तो इधर उधर डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उससे भी साउंड काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद इंस्टॉल, फोर्थ जो ऑप्शन है कि इंस्टॉल अकॉस्टिक पैनल्स। अकॉस्टिक पैनल्स क्या होते हैं, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, अपने अकॉस्टिक वाला प्रोसेस इसमें पढ़ा है इस चैप्टर में। तो अकॉस्टिक पैनल्स ऐसे हमारे पास चीज़ें होती हैं जो कि जो इको होती है उसको कम कर देती हैं। तो इन 4 मेथड्स के ज़रिए से हम इको को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।